हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स के 10 वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। इससे पहले भी इस सीरीज़ के वीडियोज़ को हमने अपलोड किया है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं पहला क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने है। बोला यह गया है कि त्रिभुज ABC में एंगल A अनुपात B अनुपात C बराबर 2 अनुपात 3 अनुपात 5 है। तो हमें इस क्वेश्चन में बताना है एंगल A के संपूरक कोण का मान। ध्यान रहे, एंगल A का मान नहीं बताना है, हमें इस क्वेश्चन में बताना है एंगल A के संपूरक कोण का मान। तो सबसे पहले हम एंगल A का मान निकालेंगे, फिर उसके बाद एंगल A के संपूरक कोण का मान निकालेंगे। तो देखिए, ABC में 2 3 5 का अनुपात है। किसी त्रिभुज के 3 कोण ABC में जो अनुपात दे रखा है ना, वह आपका 2 अनुपात 3 अनुपात 5 का दे रखा है। ठीक है, त्रिभुज के 3 कोणों का अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 5 का। और एक बात हम लोगों को भली भांति पता है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे तीनों कोणों का योग देखिए कितना, 2 3 5 5 10 है। 10 को आप 180 बनाइए। 10 में कितना से गुना करेंगे 180, 10 में 18 से गुना करेंगे तो 180। 18 से गुना क्यों किए? देखिए, हमें एक चीज़ तो पता है ना कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो यह त्रिभुज के ही तीनों कोणों का अनुपात दे रखा है 2 अनुपात 3 अनुपात 5। तो तीनों कोणों का योग 2 3 5 5 10 है। हमें 10 को बनाना है 180। तो 10 को 180 बनाने के लिए हम 18 से गुना करेंगे। तो 18 से किस में? प्रत्येक में गुना करेंगे। तो जब आप 18 से गुना करिएगा तो पहले कोण का माप 18 दूना 36 डिग्री हो जाएगा, दूसरे कोण का माप 18 तिया 54 डिग्री हो जाएगा, और तीसरे कोण का माप 18 पंचे 90 डिग्री हो जाएगा। आप इस तीनों को जोड़ के देख लीजिए, 180 डिग्री हो जाएगा। 36 54 90, 90 प्लस 90 180 डिग्री। इतना क्लियर है? तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, तीनों कोणों का माप निकाल लिया है। अब एंगल A का माप तो पता लग गया है कि एंगल A का वैल्यू 36 डिग्री होगा, लेकिन हमें इस क्वेश्चन में एंगल A का मान नहीं बताना है, हमें बताना है एंगल A के संपूरक कोण का माप। और किसी भी कोण के संपूरक कोण का माप 180 डिग्री में से घटाने पर निकल जाता है। तो 36 डिग्री का संपूरक हो जाएगा 180 माइनस 36, और 180 माइनस 36 कितना हो जाएगा? 144 डिग्री। यानी कि एंगल A का जो संपूरक होगा वह आपका 144 डिग्री हो जाएगा। जैसे हम आपसे पूछे कि 70 डिग्री का संपूरक क्या होगा, तो 180 माइनस 70 यानी 110 डिग्री होगा। संपूरक कोण हम लोग बोलते हैं जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो देखिए, 144 और 36 को जोड़ के देख लीजिए, 180 हो जाएगा। 36 में कितना जोड़ेंगे 180? 144। तो यही आपका संपूरक कहलाता है। लेकिन पूरक बोलते हैं जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री। जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा वह दोनों कोण पूरक कोण कहलाएगा। किसी भी कोण का पूरक कोण निकालना होगा तो 90 डिग्री में से माइनस करेंगे, लेकिन किसी भी कोण का संपूरक कोण निकालना होगा तो फिर हम लोग 180 डिग्री में से माइनस करेंगे। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। यहाँ पे बोला है अगर एक कमरा की लंबाई और चौड़ाई, लंबाई L बराबर दे रखा है 3x प्लस 10 और चौड़ाई B बराबर दे रखा है 2x प्लस 5m, लंबाई और चौड़ाई दे दिया है। आगे, और कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल इतना है तो कमरे की ऊंचाई ज्ञात करिए। इस क्वेश्चन में देखिएगा हमारे पास क्या है, लंबाई है, चौड़ाई है और चारों दीवारों का क्षेत्रफल है। और जो भी डाटा दे रखा है यहाँ पे वह अलजेब्रिक फॉर्म में है। गौर से देखिएगा, सबसे पहले चीज कि कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है। किसी भी कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, किसी भी कमरे के चारों दीवारों का, है ना, कोई भी जो कमरा होगा उसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल होगा 2 इंटू लंबाई, तो लंबाई देखिए कितना है 3x प्लस 10 है। लंबाई आपका 3x प्लस 10 हो जाएगा, लंबाई के स्थान पर लिख दिए, प्लस चौड़ाई, चौड़ाई कितना है 2x प्लस 5 है। लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू क्या होता है, ऊंचाई होता है। 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई, यही होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। जबकि चारों दीवारों का क्षेत्रफल यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 60x प्लस 180, 60x प्लस 180। ठीक है, यहाँ पे कितना है आपका 60x प्लस 180 है।
यही आपके कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो 2 इंटू लंबाई दे रखा है, चौड़ाई दे रखा है, इतना करने पर चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकलेगा, जबकि चारों दीवारों का क्षेत्रफल इतना दे रखा है क्वेश्चन में। अब आइए इसको सोल्व करते हैं। 2 यहाँ पे है, अपने जगह पे रहने दीजिए। 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। x वाले को एक साथ जोड़ लीजिए और 10 प्लस 5 कितना होगा, ये आपका 15 होगा। इंटू h को अपने जगह पे रहने दीजिए, बराबर इधर से आप 12 कॉमन ले लीजिए। जब 12 कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा आपका 5x, 12 पंचे 60 और 12 गुने 15 180 होता है, तो यहाँ पे 15 बचेगा। 12 कॉमन क्यों लिए, क्योंकि इस फॉर्म में इसको लाना था हमें, ठीक है। चलिए अब इससे आप इसको काटिए, यह दोनों कैंसिल आउट होगा, क्योंकि यह भी इधर गुना में है, यह भी गुना में है। इसको इस तरफ लाएंगे तो भाग में आ जाएगा, कैंसिल होगा। 2 गुना में है, 2 से काटिए 12 को, 2 छक्के 12। h का वैल्यू कितना बचा आपका, h का वैल्यू आपका 6 हो गया। हमें इस क्वेश्चन में यही बताना था कि इस कमरे का ऊंचाई क्या होगा। तो कमरे का ऊंचाई आपका यही 6 सेंटीमीटर के फॉर्म में है ना, हाँ जी मीटर के फॉर्म में है, तो 6 मीटर आपका इस कमरे का ऊंचाई हो जाएगा। क्लियर है। हमें बस एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना था कि कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता क्या है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। इतना हम लोग डाले, बराबर में जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल दिया था उसको लिखे, दोनों को कंपेयर किए और यहाँ से हम वैल्यू निकाल लिए h का। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए। एक इस तरह का क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान से इसको समझिएगा। √15 का वैल्यू दे रखा है 3.88 और हमें इसका मान निकालना है। तो देखिए इसका मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, 5/3 दे रखा है ना, तो √15 का मान हमें पता है, तो हम इसमें ऊपर नीचे 3 से गुना कर देंगे। ऊपर भी 3 से गुना कर देंगे, नीचे भी 3 से गुना करेंगे। जब 3 से गुना करेंगे तो ऊपर 15 हो जाएगा और √15 का मान तो दे ही रखा है, और नीचे कितना हो जाएगा, गौर से देखिए, ऊपर में 5 तिया 15, √15 आपका ऊपर हो जाएगा। क्लियर। और बट्टा 3 गुने 3 9, 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 बार 3 है ना, तो 2 3 में से 1 3 बाहर हो जाएगा। तो ऊपर में 5 तिया 15 √15 बच जाएगा, जबकि नीचे में कितना हो जाएगा, नीचे में आपका 3 हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा कॉन्सेप्ट। हमने यहाँ पे क्या किया, ऊपर नीचे 3 से गुना किया, और ऊपर नीचे 3 से गुना करने का मतलब 3/3 कट जाएगा, 1 से गुना किए, और किसी भी संख्या में 1 से गुना करने पर उसके मान में कोई अंतर नहीं आता है, मतलब आपने कुछ किया ही नहीं है। क्लियर। चलिए अब ऐसा करने से क्या हुआ कि ऊपर में √15 हो गया, नीचे में 3 है। √15 का मान इस क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है, 3.88। तो √15 के जगह हम लिख दिए 3.88, बट्टा में 3 है तो 3 रहने दिए। अब 3 से भाग करिए, 3 एकम 3 हो जाएगा, पॉइंट है तो पॉइंट। 8 में 3 से भाग करेंगे, 3 दूना 6, 2 बचेगा, 28, 3 नमा 27, 1 बचेगा, 10, 3 तिया 9, फिर 1 बचेगा, है ना, 1 बचेगा, फिर उसके ऊपर 10, 3 तिया 9, यानी यह 3 जो है वो आपका बार बार आता जाएगा। तो हम इसके लिए लिख सकते हैं 1.29, 3 रिपीट कर रहा है तो 3 के ऊपर रेकरिंग। यह सिंबल इस बात को दर्शाता है कि यह जो संख्या है वह रिपीट कर रहा होगा, बार बार आ रहा होगा। देखिए ना यहाँ पे 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 बचेगा, 28, 3 नमा 27, 1 बचेगा। अब लगातार 1 बचेगा, 3 तिया, उस 1 के ऊपर 0 डालेंगे, 3 तिया 9, फिर 1 बचेगा, है ना, 1 बचेगा, 0 डालेंगे, 10 हो जाएगा, फिर 3 तिया 9, यानी यह 3 रिपीट करता जाएगा। तो जो रिपीट करता है उसके ऊपर हम लोग रेकरिंग डालते हैं, यानी हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, 1.293 के ऊपर रेकरिंग, यानी आंसर क्वेश्चन का आपका विकल्प डी हो जाएगा। हमें इतना सॉल्यूशन में नहीं जाना था, यहां से ही पता लग गया था कि इस क्वेश्चन का आपका आंसर देख लीजिए, एक तो एक वाला, तो यह तीनों में से कोई विकल्प नहीं है, तो जो चौथा विकल्प है वो हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन में आ जाइए। यहाँ पे देखिए यह भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट ऑफ द टाइम इस क्वेश्चन को भी रिपीट करते हुए देखा गया है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या है, बोला है यहाँ पे जो बहुपद दिया गया है उसका कोटि, है ना, उसका कोटि आपका कितना दे रखा है, उसका कोटि आपका 15 दे रखा है। कोटि को ही अंग्रेजी में हम लोग डिग्री बोलते हैं, तो कभी कभी डिग्री भी पूछा जाता है ना, ऐसे भी लिखा रहेगा कि इसका डिग्री क्या होगा। कोटि 15 है तो आर का मान क्या होगा। अब किसी भी बहुपद का कोटि कैसे निकालते हैं, तो अगर गुना के फॉर्म में रहे तो सभी के पावर का योग कोटि होता है। तो देखिएगा यहाँ पे सभी वेरिएबल के पावर का योग, ये जो कांस्टेंट है इसको मत लीजिएगा, सभी वेरिएबल के, तो x का पावर देख लीजिए कितना है 5, प्लस y का पावर कितना है 2, प्लस z का पावर कितना है r, सभी के पावर का योग आपका कोटि होगा, डिग्री होगा। किसी भी बहुपद का डिग्री क्या होता है, इसके अगर वेरिएबल आपस में गुना में रहे
तो गुना में रहने पर सभी वेरिएबल के पावर का जो सम होता है, पावर का जो योग होता है, वही डिग्री कहलाता है। तो देख लीजिए 9 तो वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल किसको बोलते हैं, ध्यान समझिएगा। जैसे मैथमेटिक्स में हम लोग ABCD XYZ इस सब को यूज करते हैं ना, तो इसी को हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। और जो 0 1 2 3 4 5 6 होता है, इसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। तो वेरिएबल के पावर का जो सम होगा, ध्यान रखिएगा, वही डिग्री होगा। तो डिग्री आपका इतना हो जाएगा, जबकि यहाँ पे डिग्री क्या दे रखा है इसका, इस बहुपद का डिग्री 15, तो बराबर 15 लिख दिए। अब यहाँ से R का वैल्यू देखिए क्या होगा, 5 और 2 7, 7 जाके 15 में से घटेगा, कितना हो जाएगा 8। तो R का वैल्यू इस क्वेश्चन में आपका 8 हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, कुछ और कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम आपको बताएंगे। किसी भी बहुपद का जो डिग्री होता है ना, किसी भी बहुपद का जो डिग्री होता है वह मैक्सिमम पावर होता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, अगर इस तरह से दिया जाए ना, x⁸ 8 प्लस x⁻³ प्लस एक y⁵ इस तरीके से दिया जाए, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस बहुपद का डिग्री क्या होगा, तो जो अधिकतम पावर होगा वह इसका डिग्री हो जाएगा, अधिकतम पावर। तो यहाँ x का पावर 8 है। अगर यहाँ पे देखेंगे x⁸ 8 प्लस x⁵ इंटू y⁴ प्लस y⁵। अब देखिए इस बहुपद का डिग्री क्या होगा। यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या था, 8 था। यहाँ पे देख लीजिए मैक्सिमम पावर आपको 8 दिख रहा होगा, लेकिन जहाँ वेरिएबल गुना में होगा उसके पावर को हम एक साथ लेंगे, तो 5 और 4 9, यहाँ पे पावर 9 है, 8 नहीं। यहाँ पे पावर कितना है, 9 है। तो इस बहुपद का डिग्री आपका 8 नहीं बल्कि कितना होगा, 9 होगा। तो सेम देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, अगर इस बहुपद का डिग्री निकालना होगा तो ये तो कांस्टेंट है, हटा दीजिए, सबके पावर को ऐड करिए। 5 2 7 प्लस r इसका डिग्री होगा, जबकि डिग्री दे रखा है 15। 7 प्लस r का वैल्यू 15, तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन में आ जाइए। पिछले सेट में भी इस तरह का क्वेश्चन था, लेकिन डिफरेंट क्वेश्चन था। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, बोला है एक कंटेनर में 80 लीटर दूध है। आगे बोला है कि इस कंटेनर से 8 लीटर दूध निकाला गया और उसके स्थान पर पानी मिला दिया गया। फिर आगे, फिर इस कंटेनर से 8 लीटर मिश्रण निकाला गया और उसके स्थान पर उतना ही पानी डाला गया, और इस प्रक्रिया को एक बार और दोहराया गया, यानी कुल मिला के 3 बार। एक बार शुरू में, फिर दोबारा और एक बार और, यानी कि कुल मिला के 3 बार इस प्रक्रिया को किया गया है। अब फाइनली हम लोगों से क्या पूछा है कि अब मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी, यानी हमें बताना है कि जो 80 लीटर है ना, शुद्ध दूध का मात्रा 80 लीटर है, अब उसमें दूध कितना बचेगा। प्रक्रिया ध्यान से समझिएगा। अभी बर्तन में देख लीजिए क्या है, पूरा भरा हुआ है बर्तन और इसमें 80 लीटर दूध है। लेकिन पहले स्टेप में क्या हुआ है, ध्यान से समझिएगा, कि इसमें से 8 लीटर दूध निकाला गया। देख लीजिए, इस कंटेनर से 8 लीटर दूध निकाला गया, तो अब इसमें कितना दूध बचेगा, 72 लीटर दूध बचेगा। और 8 लीटर पानी मिलाया गया, मतलब जितना दूध निकाला उतना पानी मिला दिया। 8 लीटर दूध निकाला था, 8 लीटर पानी मिला दिया गया, यानी कि फिर से इस बर्तन को पूरा भर दिया गया है। मिश्रण के मात्रा को पुनः 80 लीटर कर दिया गया, लेकिन इस 80 लीटर में अब 72 दूध होगा और 8 पानी, जबकि पहले 80 का 80 लीटर क्या था, दूध था। फिर देखिए, फिर 8 लीटर मिश्रण निकाला गया। अब 8 लीटर इसमें से निकालेंगे तो अब तो इसमें दूध और पानी दोनों है, तो अब जब मिश्रण निकालेंगे तो इसमें से दूध भी निकलेगा, पानी भी निकलेगा, और उसके जगह पर फिर से पानी डालेंगे। तो जैसे जैसे इस प्रक्रिया को हम लोग करते जाएंगे, पानी का मात्रा बढ़ता जाएगा और दूध का मात्रा घटता जाएगा। तो फाइनली हमें इस क्वेश्चन में यही बताना है कि इस प्रक्रिया को अगर 3 बार किया जाए तो शेष दूध की मात्रा क्या होगी। तो गौर से एक चीज समझिएगा कि एक स्टेप के बाद दूध कितना बचेगा। तो 80 लीटर दूध है, 8 लीटर निकाला जाएगा तो दूध कितना बचेगा, 72 लीटर बचेगा। अभी दूध कितना लीटर है, 80 लीटर। 8 लीटर जब निकालेंगे तो एक स्टेप के बाद दूध कितना बचेगा, 72 लीटर। कुल कितना मिश्रण में, तो मिश्रण तो पूरा 80 लीटर का हो जाएगा, क्योंकि जितना निकाला जाता है उतना पानी तो डाला ही जाता है। तो मिश्रण अभी कितना हो जाएगा, 80 लीटर। एक स्टेप के बाद ना दूध का मात्रा कितना होगा, 72 लीटर। कुल कितने लीटर में, 80 लीटर में। इस 80 लीटर के मिश्रण में 72 ही दूध है, शेष क्या है, पानी। तो दूध का मात्रा 72/80 होगा एक स्टेप के बाद। अब एक स्टेप के बाद इतना, तो यहाँ पे 3 बार स्टेप लिया गया है, तो 3 स्टेप के बाद कितना बचेगा, तो इसका पावर हम कर देंगे 3। 3 स्टेप के बाद दूध का मात्रा कितना, तो पावर क्या करेंगे हम, 3। सोल्व करिए, 8 से काटिए, 8 9 72, 8 10 80, 9 का क्यूब होता है 729 और 10 का क्यूब होता है 1000, यानी कि 729/1000 भाग जो है वह आपका क्या बचेगा, 729/1000 भाग यह दूध बचेगा। ठीक है, चलिए, तो हमें बताना है दूध की मात्रा। तो
आरंभ में देख लीजिए दूध का मात्रा कितना था 80 लीटर। इस 80 लीटर का 729/1000 इतना बचेगा। 729/1000 आपका क्या बचेगा, दूध बचेगा। निकाल लीजिए, सोल्व करिए इसको। 0 से 0 कैंसिल, 8 से गुना करिए, 8 नमा 72, 2 हासिल 7, 8 दूना 16 और 7 23, 3 हासिल 2 हो जाएगा और 8 7 56 और 2 58, 5832/100। 100 से भाग करेंगे 2 अंक के बाद दशमलव, यानी 58.32 लीटर। 58.32 लीटर यही आपका किसका मात्रा हो जाएगा, यही आपका दूध का मात्रा हो जाएगा। अगर पानी का मात्रा निकालना होता तो देख लीजिए इस 80 लीटर में, इस 80 लीटर के मिश्रण में इतना जब दूध है तो शेष क्या होगा, पानी। तो इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे, 80 में से 58.32 माइनस करिएगा तो 31.68 आएगा, तो 31.6 लीटर हो जाएगा पानी। दूध कितना शेष बचेगा इसमें, 58.32 लीटर। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में आ जाइए। यहां पे देखिएगा कॉट एक्स का मान दे रखा है 3, तो बोला है निम्न का मान ज्ञात करिए। कॉट एक्स का मान दिया है और इसका मान पूछा है। गौर से यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले इस दोनों में 3 है तो 3 कॉमन निकाल लेते हैं। तो जब 3 कॉमन निकालेंगे तो अब क्या बचेगा, देखिए यहाँ पे बचेगा 1 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा आपका साइन एक्स। 3 दोनों में से कॉमन ले लिए हैं तो 1 इंटू साइन एक्स, यही तो बचेगा। चलिए 1 इंटू साइन एक्स बचेगा और इधर देख लीजिए क्या है आपका 1 माइनस साइन एक्स। आगे बढ़िए, नीचे देख लीजिए क्या है, नीचे आपका इस दोनों में से अगर 2 कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे आपका कॉस एक्स बचेगा इंटू, आगे बढ़िए, इस दोनों में से अगर 3 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा आपका 1 बचेगा और माइनस 3 इंटू कॉस थीटा ना, यहाँ पे आपका क्या बचेगा कॉस एक्स बचेगा। दोनों में से 3 निकालिए, यहाँ पे दोनों में से 2 निकालिए। क्लियर। चलिए अब जो वैल्यू कटने वाला है उसको काट लीजिए। 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, काट लीजिए, गुना में ही है ना, ऊपर नीचे कट रहा है, काट लीजिए। 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी काट लीजिए। अब इसको देखिए 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। चलिए बट्टा यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 2 है तो 2 को अपने जगह आप रहने दीजिए, इंटू 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, यही तो होगा। यहाँ पे देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए के जगह 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। अब ऊपर देख लीजिए, ऊपर में क्या है वैल्यू आपका, ऊपर में यहाँ पे तो आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा, बट्टा 2 इंटू यहाँ पे देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यह क्या होगा आपका साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। आगे देखिए कॉस स्क्वायर एक्स बट्टा साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है आपका कॉट स्क्वायर एक्स, तो ऊपर में आपका कितना हो गया कॉट स्क्वायर एक्स हो गया, और बट्टा में क्या है, बट्टा में 2 है तो 2 अपने जगह पे रह जाएगा। कॉस बट्टा साइन कॉट होता है ना, स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो कॉट स्क्वायर एक्स बट्टा 2। अब कॉट का वैल्यू कितना है 3, तो कॉट के जगह 3 डालेंगे तो 3 का स्क्वायर बट्टा 2, 3 का स्क्वायर 9, 9 बट्टा 2। आंसर हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा, विकल्प ए हो जाएगा। कॉट स्क्वायर एक्स बट्टा 2, कॉट का वैल्यू दे रखा है 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 बट्टा 2 हमारा आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हमें बताना है निम्न व्यंजक का मान क्या होगा। गौर से देखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, लेकिन यही चीज़ आपका 2 स्टेप में है। यहाँ पे देख लीजिए अलग फॉर्म है और यहाँ पे अलग है, यानी यही चीज़ आपका कितना बार आया है, 2 बार आया है। अब इस पूरे व्यंजक का जो कैलकुलेशन होता है, ध्यान से समझिएगा, इतने पार्ट का जो कैलकुलेशन होता है वह होता है आपका 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बट्टा में हम लोग लिखते हैं इसके वर्गों का अंतर, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे भी आपका परिमेयकरण है, वर्गों का अंतर यही लिखते हैं। एक पार्ट का जो कैलकुलेशन होगा वह आपका इतना होगा। गौर से देखिए क्वेश्चन का फॉर्म क्या है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, डाटा सेम है तो इतना का कैलकुलेशन इतना होगा। उसी तरह से इस पार्ट का कैलकुलेशन आपका इतना होगा। अब सोल्व करिए,
ऊपर वाला का वैल्यू क्या होगा 2 इंटू ए स्क्वायर, तो ए क्या है √7, √7 का स्क्वायर 7 प्लस बी स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 बट्टा में वर्गों का अंतर 7 और 3 के वर्गों का अंतर कितना का होगा 4 का, √7 और √3 के वर्गों का अंतर कितना का 4 का। एक पार्ट का मान इतना होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टा में वर्गों का अंतर। ए कौन होगा, देखिए इस पूरे डाटा में एक √7 है एक √3 है, तो √7 और √3 के अलावा तो कुछ है नहीं, तो एक को ए माने दूसरा को बी माने, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टा में वर्गों का अंतर। सेम चीज यहाँ पे प्लस है तो प्लस, सेम चीज यहाँ पे 2 इंटू ए स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 बट्टा में वर्गों का अंतर 3 और 1 में अंतर 2 का, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, ठीक है, यह खत्म हो गया। 7 3 10 दूना 20 बट्टा 4, गौर से देखिए 7 और 3 10, 10 दूना 20, 20 बट्टा 4 कितना हो जाएगा 5, 5 प्लस ऊपर में 3 और 1 4, 5 और 4 कितना हो जाएगा 9। आंसर आपका इस क्वेश्चन का विकल्प सी यानी कि 9 हो जाएगा। इस पार्ट का मान क्या होगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टा में वर्गों का अंतर, फिर इसका मान क्या होगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टा में वर्गों का अंतर। दोनों पार्ट को हम लोग सोल्व किए, फाइनली वैल्यू हमारा कितना आ गया 9 आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, बोला है कि रामू और रवि इस महीने के 5 तारीख को बाजार में मिले थे। रामू और रवि इस महीने के 5 तारीख को बाजार में मिला। रामू प्रति चौथा दिन और रवि प्रति 5वां दिन बाजार जाता है। रामू क्या है कि प्रति चौथा दिन और रवि जो है प्रति 5वां दिन बाजार जाता है। अब बोला है कि वे महीने के किस तारीख को दोबारा मिलेंगे, किस तारीख को वे दोबारा मिलेंगे। तो देखिए यह चौथा दिन जाता है और यह 5वां दिन जाता है, तो 4 और 5 का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 20, यानी 20 दिन बाद फिर से यह मिल जाएगा। तो 5 तारीख को मिला है 20 दिन बाद, यानी 25 तारीख को यानी 25वें दिन यह फिर से आपस में मिल जाएगा। ध्यान से देखिएगा क्या बोला है, यह प्रत्येक तारीख के चौथे दिन जाता है, ठीक है, प्रत्येक तारीख के चौथे दिन जाता है और यह क्या है आपका 5वें दिन जाता है। प्रत्येक तारीख के यह चौथे दिन जाता है और यह आपका 5वें दिन जाता है। क्लियर, तो 4 और 5 का एलसीएम ले लीजिए, यानी 20 दिन में यह दोबारा से मिलेगा। 20 दिन में दोबारा से मिलेगा तो 5 तारीख को मिला था 20 दिन बाद यानी कि 25वें दिन। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला देखिएगा क्या है, ए किसी काम को उतने ही समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे क्या बोला है, ए किसी काम को उतने ही समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर, यानी ए का जो कार्य क्षमता होगा वह बी और सी के कार्य क्षमता के बराबर। ए को उतना ही समय लगता है जितना बी और सी को मिला करके। आगे देखिए, ए और बी मिलकर इस काम को 10 दिन में, ए और बी मिलकर इस काम को 10 दिन में कर सकता है। ठीक है, ए और बी मिलकर इस काम को 10 दिन में। इसके अलावा सी अकेला इस काम को 50 दिन में, सी अकेले इस काम को कितना दिन में करेगा 50 दिन में। तो पूछा हम लोगों से कि बी अकेले इस काम को कितने दिनों में करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें बताना इस क्वेश्चन में कि बी अकेले इस काम को कितने दिनों में करेगा। तो जिस वर्कर से काम लेना होता है हम लोग उस वर्कर के 1 दिन का काम निकालते हैं। यहाँ हमें बताना है कि बी अकेले इस काम को कितने दिनों में करेगा, तो हम यहाँ पे निकालेंगे कि बी 1 दिन में कितना काम कर सकता है। तो आइए सबसे पहले जो डे दे रखा है उससे टोटल वर्क निकालते हैं। ए और बी 10 दिन में, सी 50 दिन में, इस दोनों का एलसीएम लीजिए, टोटल वर्क 50। यह 10 दिन में 50 यूनिट तो 1 दिन में 5 यूनिट, और यह 50 दिन में 50 यूनिट तो 1 दिन में 1 यूनिट। दोनों का एलसीएम टोटल वर्क में इसके डे से भाग करेंगे इसके 1 दिन का काम, टोटल वर्क में इसके डे से भाग करेंगे इसके 1 दिन का काम। ए और बी 1 दिन में कितना काम कर सकता है 5 यूनिट। अब देखिएगा यहाँ पे गौर से, ए और बी मिलकर 1 दिन में कितना काम करेगा, ए और बी 1 दिन में करेगा 5 यूनिट काम। यह काम हो गया ए और बी के 1 दिन का। ध्यान से समझिएगा, ए और बी के 1 दिन का काम कितना यूनिट हो गया 5 यूनिट। देख लीजिए ए और बी 1 दिन में 5 यूनिट काम। अच्छा, एक के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं बी प्लस सी, तो जहाँ ए है वहाँ पे लिख लीजिए बी प्लस सी। तो ए के जगह आप लिख लीजिए बी प्लस सी और बी को अपने जगह पे रहने दीजिए। इसके 1 दिन का काम बोलिए क्या होगा, वही 5 यूनिट। ए के जगह बी प्लस सी लिख सकते हैं ना, क्योंकि ए का एफिशिएंसी बी और सी के एफिशिएंसी के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा था। तो ए के जगह बी प्लस सी लिखें, तो बी प्लस सी प्लस बी को अपने जगह पे रहने दीजिए। आगे देखिए, बी प्लस बी क्या होगा 2b हो जाएगा। अच्छा, यह जो काम है वह 2b प्लस सी का है, तो 2b प्लस सी के काम में से सी का काम माइनस कर लीजिए। तो सी 1 दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो सी के काम को माइनस कर लेंगे तो बी का काम बचेगा ना। देख लीजिए सी के 1 दिन का काम कितना है, यह 2b प्लस सी का काम है, तो इसमें से सी का काम हटा लिए, सी 1 दिन में 1 यूनिट काम करता है, हटा लिए तो यह 2b का काम बचा।
अब 2b का काम है, 2 से काट लीजिए, 2 दूना 4, 2b का काम 4 है तो b एक दिन में कितना काम करेगा, 2 यूनिट, तो b के एक दिन का काम निकल गया। अब b एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा तो b टोटल वर्क कितना है, 50 यूनिट करने में कितना समय, 50/2, यानी b को इस पूरे काम को करने में ना 25 दिनों का समय लगेगा। जैसे ही किसी वर्कर के एक दिन का काम निकल गया वैसे ही उस वर्कर के द्वारा काम को समाप्त करने में लगा समय हम लोग निकाल लेंगे। तो b एक दिन में 2 यूनिट तो 50 यूनिट टोटल वर्क है, इसको करने में 50/2 यानी कि 25 दिनों का समय लगेगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। यहाँ पे देखिए क्या बोला है, ए और बी के पास कुल 2300 रुपये। आगे देखिए, ए की राशि का 2/5 बी के 8/26 के बराबर, ए की राशि का 2/5 बी की राशि के 8/26 का मतलब गुना होता है, बी के राशि के 8/26 के बराबर, ए की राशि का 2/5 बी के राशि के 8/26 के बराबर। अब यहाँ से आप क्या करिए कि जो भी वेरिएबल है उसको एक तरफ लेके आइए, तो b इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो a बट्टा बी बराबर देख लीजिए क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5 से 8 में गुना करेंगे 40, बराबर के बाएं दाएं रहने पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 8 40/26 दूना कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। अब इसको काटिए, 4 से कटेगा 4 दहाई 40, 4 से काटिएगा 13 चौके 52। ए बट्टा बी का मतलब क्या हुआ, ए अनुपात बी, तो ए अनुपात बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10/13 यानी 10:13। कहने का मतलब कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 10:13 हो गया। अब ए और बी के हिस्से का अनुपात 10:13 है, जबकि ए और बी के पास कुल 2300 रुपये है। यहाँ देखिए ए और बी के पास कितना रुपया है, यहाँ पे ए और बी के पास 23 रुपये है, तो 23 रुपये को 2300 रुपये करने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा। 100 से गुना क्यों करेंगे, क्योंकि ए और बी के पास हमें कुल 2300 रुपये चाहिए होगा, जबकि यहाँ पे 23 है तो 23 को 2300 बनाना पड़ेगा। 2300 बनाने के लिए 100 से गुना, जब 100 से गुना करिएगा तो ए का हिस्सा 10 में 100 से गुना करिएगा 1000, 13 में 100 से गुना करिएगा 1300, दोनों का हिस्सा अलग अलग निकल गया। हमें क्या बताना है, बी के पास कितनी राशि है, बी के पास 1300 रुपये हो जाएगा। ए के पास पूछा गया होता 1000 रुपये हो जाता। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से आपका आज का जो सेट है वह समाप्त हुआ। यह आपका आखिरी क्वेश्चन था। वापस मुलाकात होगी अगले दिन फिर से एक नए सेट के साथ, फिर से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।